सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हमने गत वीडियो में चर्चा की थी अमीर खुसरो के दोहे, उनके मुकरियां, उनके गीत पर सप्रसंग व्याख्या किए थे। अब जैसे ही अमीर खुसरो आपको पाठ्यक्रम में याद आए तो अमीर खुसरो के सबसे पहला दोहा कौन सा था कि अपनी छवि बनाए के गई प्रीतम के संग, जब छवि देखी अपनी तो प्रीतम की गई भूल। तो आपको ऐसे सभी अपने जैसे सुबह दर्पण में चेहरा देखते अपना चेहरा सामने होता है, इसी प्रकार आप अपने जो पाठ्यक्रम का जो चेहरा है वो भी ध्यान में रहना चाहिए। तो अगर उस दर्पण पे धूल कहीं पे जमी हुई है, उस धूल को अपने को मिटाना है, यही हमारा कर्तव्य बनता है। धूल का अर्थ है कि हमें अन्य जगह से ध्यान हटाकर कहाँ लगाना है, अपना जो पाठ्यक्रम है, जो अपने बीए फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम है वो ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम में कितने तक हमने अध्ययन कर लिया और कितना पकाया है। तो चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्राचीन मध्यकालीन काव्य में। प्राचीन मध्यकालीन काव्य ये अपने पुस्तक का नाम है। इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे विसलदेव रास, ये इस पे चर्चा करेंगे जो लिखित है नरपति नाल है। इसके द्वारा लिखित है नरपति नाल है। एक ये जो विसलदेव रासो है, एक कौन सा काव्य है? वियोग काव्य है। कौन सा? वियोग काव्य है। इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो देखो कि जो विसलदेव रासो के जो रचयिता है उसका असली नाम तो उनका क्या आता है? नल है। कौन सा नाम? नल है, नाम है जो यहाँ पे मैंने अंकित किया। और नरपति नाल है। नरपति इनकी क्या बताई जाती है? पदवी बताई जाती है। नरपति पदवी है। इनका जन्म के बारे में अभी तक हमें कोई ज्ञात नहीं है। ये संशय की स्थिति है कि जन्म कब हुआ नरपति नाल का, इनके बारे में हमें अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। 16वीं शताब्दी में इनकी कुछ पंक्तियां हमें प्राप्त हुई थी। तो विसलदेव जो रास है, इनकी जो भाषा है वो भाषा प्राचीन राजस्थानी भाषा में ये क्या है? लिखित है। प्राचीन राजस्थानी भाषा में ये लिखित है। तो ये मैंने आपको बताया कि विसलदेव रासो एक वियोगी काव्य है। इसमें विसलदेव और इनकी पत्नी राजमती का वियोग दर्शाया गया है। 12 महीनों में जो वियोग दशा होती है, किस प्रकार से अपने प्रिय के अलगाव में वो अपने प्रिय को याद करती हुई व्याकुल बेचैन दर्शाई गई है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था मलिक मोहम्मद जायसी, उसमें नागमती की जो वियोग दशा थी, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा साजा दुल बाजा, धूमधाम सेतु गन आए, सेत गजा बगपाती दिखाए। ये आषाढ़ का महीना था। इसी प्रकार कार्तिक का महीना में वर्णन किया था। कार्तिक चंद सर्प उजियारी, कार्तिक का जो महीना है, चांदनी है, वो क्या है? उजियारी है। चारों तरफ से बड़ी शीतलता महसूस होती है। जग जरे यूं धरनी आकाश। मुझे ऐसा लगता है कि उस चांदनी में ये पूरी सृष्टि है, ये जल रही है। इसी प्रकार सावन में बस अति पानी, विरह बरो विरह जुरानी, लागा पुनर्वस उपीन देखा भई बावरी कंत सरेका। नागमती का वियोग वर्णन आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। पीयूषो के संदेश लो हे गोरा हे काव्य, सो धनी विरह जरी तेग धुआं हमें लाग। कहते हैं कि जिन घर कंता ते सुखी, क्या बताया नागमती में कि जिसके घर में कंत है, जिस घर में क्या है? प्रीतम है, वो सुखी है। जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारो और गर्व, कंत प्यारा बाहिरा, हम सुख भूला सरब। हमारा प्रीतम हमसे दूर है, अलगाव स्थिति में है, इसलिए हम सारा श्रृंगार क्या भूल चुके हैं। मैंने आपको बताया कि औरत का श्रृंगार उसका पति होता है। जब पति ही पास में न हो तो श्रृंगार क्या है? वो तुच्छ है। इसी प्रकार तभी तो कहा था नागमती ने
के पीयू सो कहो संदेश लो हे बोरा हे काग सो दने विरह जरी देख धुआं में लाग। ये मैंने नागमती की बात बीच में यूं बताई कि आपकी याद रहे साथ साथ में, जो हमने पाठ्यक्रम पढ़ लिया है। तो इसी प्रकार से फिर नागमती ने कहा था अपने प्रीतम को आने के लिए, क्या हर महीने में हर उनकी व्याकुलता बेचैनी बढ़ती जाती है। तो चारों तरफ से जैसे कहते ना, पिया बिना मिंदर सुन अनत्ते बसा, मेरे प्रीतम के बिना जो मेरा मंदिर है, मेरा घर है, मेरा जो महल है, ये सुनना पड़ा है। पिया बिना मिंदर सुन अनत्ते बसा, शेष नागरी फिर दशा। तो ये थी नागमती की। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है राजमती की। किसकी है? राजमती की। आप बीच में ध्यान से सुनना कि ये अपने विशल देव रासों में जो नायिका है राजमती है, और जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो नायिका थी एक पद्मावती थी, जो उनका रूप सौंदर्य अपने आया था सिंगलगढ़ द्वीप खंड द्वीप समूह में। और फिर नागमती का वियोग खंड आया था राजा रतन सेन के वियोग की स्थिति में। और यहाँ पे अपने वियोग की स्थिति पढ़ेंगे तो विशल देव रासो है। तो विशल देव रासो किसके द्वारा लिखित है? नरपति नालय के द्वारा। राजमती विशल देव की क्या है? पत्नी है। जब पत्नी और पति अलगाव स्थिति में होते हैं, अलग अलग होते हैं, जब व्याकुलता बेचैनी जब इनकी बढ़ती है, उसका वर्णन यहाँ विशल देव रासो में नरपति नालय द्वारा किया गया है। तो क्या बताया है कि ये राजमती थी, ये राजा भोज की पुत्री थी। किनकी पुत्री बताई? राजा भोज की पुत्री थी। जब इनकी शादी होती है तो राजमती को दहेज में बहुत क्या दिया जाता है? वैभव दहेज और बारात का अपने इसमें वर्णन बताया नरपति के द्वारा कि वैभवशाली वर्णन किया है। वह वर्णन में स्पष्ट हो जाता है कि कवि का जो लोक जीवन में क्या थी, गहरी अनुभूति थी। और विशल देव को इस बात का अभिमान है कि राजा भोज की कन्या से उनका विवाह हुआ। विशल देव को बहुत अभिमान हो जाता है कि मेरा जो विवाह हुआ है वो राजा भोज की कन्या किसके साथ हुआ है? राजमती के साथ हुआ है। और मेरे दहेज में वो बड़ा राजा बन जाता है। इतना दहेज दिया जाता है राजा भोज के द्वारा कि विशल देव एक बहुत बड़ा राजा बन जाता है, धनवान राजा बन जाता है। और तब अपनी रानी को कहता है, तब क्या कहता है? अपनी रानी को कहता है कि मैं इस क्या बताया कि मैं इस संसार में मेरे से ज्यादा कोई वैभवशाली या संपन्नशाली कोई व्यक्ति नहीं है। तो रानी उसको कहती है कि गर्व करने की बात नहीं है, आप तो क्या करते हो, आप तो सांबर से नमक निकलने पर भी इतना गर्व करते हो। सांबर के थे ये विशल देव कहते हैं कि आप तो यहाँ सांबर से निकलने वाले नमक है, उस पर इतना क्या करते हो, गर्व करते हो। आपसे बड़े बड़े भी राजा बैठे हैं। तब ये बात कहते हैं तो विशल देव रुष्ट हो जाते हैं अपनी प्रिया से। तो वो उड़ीसा चले जाते हैं और उड़ीसा जाते हैं, जहाँ पर कहते हैं उड़ीसा के पास तो हीरे मोती की खाने हैं और आपके पास तो नमक की खाने हैं। तब वो उड़ीसा चले जाते हैं रानी से रुष्ट होकर। बाद में जब रानी की जो वियोग दशा होती है उसका वर्णन अपने इस पाठ्यक्रम में दिया है। बीच बीच में से इसके अंश है, इसमें तारतम्य नहीं है, लेकिन जितना इसमें अंश दिया हुआ है उसका हम 6% आज व्याख्या करेंगे। तो चले आज हम विशल देव रासो जो बताया है, पहला पद आता है गज गमने मृग लोचनी। फिर मैं आपको अवगत करवा दूं, ये राजस्थानी भाषा में है। गज गमने मृग लोचनी शीश संबरे दिन गिनही। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है ये, जो पहली व्याख्या है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको तैयार मिलेगी। तो क्या बताया है? गज गमने मृग लोचनी नारी सी संबरी दिन गिनही। फिर बताया है कि ना है दिशे चहु दिशा, ना अपने एक शब्द के यहाँ अर्थ है वो स्पष्ट करेंगे। ना है न दिशे चहु घना। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हिंदी साहित्य आपने लिया है तो इसमें जितने भी जैसे प्रीतम के प्रातिक शब्द कितने बन रहे हैं सब आपको याद होना चाहिए। साजन है, ढोला है, ये सब तो बार बार आए हैं। कंत है, ये प्रीतम के लिए आया है। ना है
ये शब्द भी क्या है, प्रीतम के लिए आया है। तो जिस काया को उलगानी नारी जाए बिहारता झूरता रे, तो मैं साथ साथ में यहाँ पे बोर्ड पे अंकित करूंगा और आप अपने रजिस्टर में इसको अंकित करना। तो चलें शुरू कर रहे हम इनका विसलदेव रास का प्रथम जो व्याख्या बनती है उस पर हम आज 6% व्याख्या करें कि गज गमनी मृग लोचनी नारी, गज गमनी मृग लोचनी नारी शीश नंबरी गिने गिनही। चलें क्या बताया आगे, गज गमनी मृग लोचनी नारी, गज गमनी मृग लोचनी नारी शीश संबरी दिन गणे, साये धन ऊपी राज दुआरी, साये धन ऊपी राज दुआरी, नाहे न दिसे चहु दिशा, जिन काया हो और गान की नारी, जाए बिहार का झूलता। ये राजस्थानी भाषा में है, मैंने पहले आपको बताया कौन सी भाषा में, राजस्थानी भाषा में है। और इसके जो ये छंद वर्ध नारायण द्वारा संपादित है, इसके द्वारा वर्ध नारायण द्वारा संपादित है। और इस विसलदेव रासों से है, इनका जो कवि है नरपति नाल है, नाल है पूरा नाम नाल है। नरपति क्या बताई जाती है, उपाधि या पदवी, क्या है, पदवी है नरपति, और नाल है इनका पूरा नाम है। वर्ध नारायण द्वारा संपादित गज गमनी मृग लोचनी नारी शीश संबरी दिन गिनही। और इसमें राजमती की वियोग दशा बताई है। राजमती है ये राजा भोज की कन्या, जिसकी शादी किसके साथ होती है, विसलदेव के साथ। विसलदेव रानी से रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है। पीछे से वियोग दशा में व्याकुल बेचैन इनकी जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। पति की प्रतीक्षा करते करते अपने आप को उलहना देती हुई यहाँ राजमती की जो आत्मकथा है वो अपने सामने प्रस्तुत हुई है। पहले राजमती का यहाँ पे रूप सौंदर्य के बारे में बताया है कि राजमती है उसका रूप सौंदर्य नक्शिक वर्णन कैसा है। तो देखो, गज गमनी मृग लोचनी नारी, आपको नक्शिक वर्णन आना चाहिए। एडी से लेकर चोटी तक नायिका का वर्णन हमें आना चाहिए। तो क्या बताया है कि जैसे पूछ रहे हैं कि नायिका की जो चाल है वो कैसी होनी चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, और इनकी कमर है, जितने भी इनके अंग प्रत्यंग है उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपको जैसे ही अवकाश मिले, समय मिले, तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावती का नक्शिक वर्णन जरूर पढ़ना। तो आपको पूर्ण रूप से आप हिंदी में कुछ बन पाने की क्या करोगे, महत्व रख पाओगे। तो चले आगे, गज गमनी मृग लोचनी नारी शीश संबरी दिन गिनही। तो कवि ने बताया है यहाँ पे गज का से होता है हाथी, क्या होता है, हाथी, और मृग का से हिरण, और नारी तो समझते ही हो। शीश संबरी, शीश बालों को पकड़ कर शीश को हाथ से थामे हुए दिन गिने, दिन की गणना कर रही है। फिर बताया है साये धन, साये धन का से होता है नारी, राज दुआरी, राज की रात दुआरी का से रात दरबार में रहने वाली, नाहे का आश्रय यहाँ पति, क्या मैंने पहले बताया था, नाहे का आश्रय पति, जिन काया हो अलकान की नारी, आय दिहाड़ा झूलता, झूलता का आश्रय प्रतीक्षा करता हुआ व्याकुल। तो इसमें बताया है कि जो क्या बताया है इसमें, जिन काया हो ओलगान की नारी, जिन काया हो ओलगान की नारी, जाए बिहारता झूलता। तो कवि ने यहाँ पे बताया, पहले नक्शिक वर्णन के अंतर्गत नायिका यहाँ पे कौन है, राजमती, उसका रूप सौंदर्य के बारे में बताया। तो क्या बताया कि गज गमनी मृग लोचनी नारी, हाथी के समान चाल वाली, मदमस्त चाल वाली, मृग के समान आंखों वाली नारी, कौन, राजमती। राजमती शीश
समरी दिन गिने, अपने प्रीतम की प्रतीक्षा करते हुए, अपने शीश को संभाले हुए, केशों को संभाले हुए दिन की प्रतीक्षा कर रही है। एक एक पल उनको क्या है, एक एक पल उनको बेचैन हो रही है, क्योंकि उनका जो प्रीतम है वो कहाँ चला गया है, उड़ीसा। और पीछे उनके जो दशा हुई है, व्याकुलता हुई है, बेचैनी हुई है, उसके बारे में बताया है। फिर बताया है कि साय धन रूपी राज दिवारी, अपने आप को उलाहना देती हुई राजमती कहती है, मुझे राज सेविका क्यों बनाया, मुझे रानी क्यों बनाया, मुझे राजा की पत्नी क्यों बनाया। साय धन रूपी राज दिवारी कहती है, मुझे ऐसा क्यों बनाया कि रात पर खड़ी खड़ी अपनी जो आंखों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। फिर क्या बताए, न है नदी से चौं दिशा, चारों तरफ आंखें पसार पसार कर देख रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा प्रीतम दिखाई नहीं दे रहा। देखो क्या बताए, न है नदी से चौं दिशा, चारों तरफ से आंखें फैलाकर देख रही हूँ, लेकिन मेरा प्रीतम दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर बताया कि ऐसा होने से, ऐसी व्याकुलता बेचैनी होने से, इतनी कोमल अंगों के कारण मेरा जो कमल रूपी जो फूल है आज वो मुरझा रहा है। तो कहते हैं, जिन काया हूँ उलगान की नारी, इसलिए मेरा जो शरीर है ये राज से सेवक हूँ मैं, ओलगान का से राज सेविका हूँ मैं, मेरा शरीर है वो प्रीतम के बिना आज क्या मुरझा रहा है। और क्या बताए, जाए जहाता झूठता, कहते हैं मेरा सारा दिन प्रतीक्षा करते करते ही क्या होता है, व्यतीत होता है अपने प्रीतम का। तो यहाँ पर कवि ने गृहिणी जो राजमती है उसने अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए पूर्ण रूप से दिखाया है। दूसरी बात यहाँ पे बताया है कि इनकी जो चाल है वो हाथी के समान है, गज गमनी, हाथी के समान चाल वाली, मस्त चाल वाली के लो, मृग के समान इनके नेत्र की उपमा दी है। और ये बताया है कवि ने यहाँ पर रानी की सौंदर्य का जो वर्णन किया है, तो यहाँ कवि की जो कल्पना शक्ति है उसका यहाँ पे अपने को पीछे दिया है। फिर बताया है कवि ने पांचवी छंद की जो पांचवी पंक्ति है, इसमें नाहे नदी से चहुं दिशा, देखो नाहे नदी से चहुं दिशा बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस पंक्ति में कवि ने बताना चाहा है यहाँ पे कि साधारण व्यक्ति होता है वो दिन को कार्य करता है, शाम को अपने घर पे लौट आता है, इसलिए उनकी जो पत्नी होती है वो भी अपने कार्यों में लीन होती है, पूरा दिन अपना शरीर से अपने आप को पूरा दिन कार्य में क्या पाती है, लीन पाती है। इसलिए उनका जो पति और पत्नी का बिच्छू नहीं माना जाता, क्योंकि वो क्या रहते हैं, पास में रहते हैं। और यहाँ पे जो रानी राजमती है, ये पहले बताया था इनका रूप सौंदर्य, ऐसा रूप सौंदर्य, और इनका जो पति है वो कहाँ चला गया, उड़ीसा चला गया। तो वियोग दशा में ये कमल रूपी जो राजमती है, इनका जो चेहरा है वो क्या हो रहा है, प्रीतम के वियोग में मुरझा रहा है। तो ये कवि ने यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार एक तुलसीदास जी की पंक्ति आती है कि किस विध रतियो नारी जग माही, कहते हैं कि मेरे नारी अपने आप को कहते हैं कि मेरे को इस संसार में क्यों रचा गया। तो ये यहाँ पर जो श्रृंगार रस है वो विप्लव भाव का श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि जिसका प्रिय पास में नहीं होता तो वो अपने वियोग में ही सदैव क्या करती है, व्याकुल होती है, बेचैन होती है। कहते हैं ना कि सांस ते भोर कानन और निहारती, बावरी नेको नहीं हारती, सुबह से लेकर शाम तक उस वन की ओर देखती है जिस वन की ओर जिसका प्रीतम गया है। भोरते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेको नहीं हारती, देखो कि सुबह से लेकर शाम तक उसी रास्ते को देखती है जिस रास्ते से उसका प्रीतम गया है। अपने प्रीतम के लिए वो क्या बन चुकी है, बावली बन चुकी है। बावली नेको नहीं हारती, लेकिन फिर भी उस रास्ते को टकटकी लगा कर देखती है, हार नहीं मानती। लोग उसको चाहे बावली कहे, कहते हैं लोग कहे मीरा भाई बावली, सास कहे बोले नासी रे, अपने मीरा में पढ़ा था, वियोग दशा थी उसमें। तो इसी प्रकार इसमें बताया है। फिर देखो कि अगर प्रीतम सामने आ ही जाए, अगर प्रीतम सामने आ ही जाए फिर भी उसको देख नहीं
पाती। देखो कहते ना जो आवन डीठी करे, जो आवन डीठी करे ओसन आंसू गारती। अगर प्रीतम सामने आ जाए तो आंखों में क्या आ जाती है, आंसू धारा आ जाती है, इसलिए अपने प्रीतम को देख नहीं पाती। ये है वियोग दशा। ऐसी तड़प, ऐसी व्याकुलता, ऐसी बेचैनी कब पैदा होती है, जब अपना प्रीतम उसके पास में नहीं होता। तो ये इसमें बताया है कि गज गमनी। फिर बात शुरू की है आज हमने तो सुनना, ये जो रूप सुंदरी है किसका है, राजमती का है, कि किसके द्वारा ये संपादित है, ब्रजनारायण द्वारा संपादित है। नरपति नालायन की कवि है। ये जो नरपति है ये पदवी है, नालायन का क्या है, पूर्ण नाम है। और यहाँ पे पहले गजगमनी मृगलोचनी नारी सी समरी, ये बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो शाम ढली होगी रात वाली, अपने आप को लाइन देती हुई कहती है मुझे रात से का क्यों बनाया। देखो राजा की पत्नी बनना ही अपने आप को क्या बताया है, कहते हैं कि उलायना देती है, इससे अच्छा है साधारण पत्नी बनाते। तो मैं क्या, मेरे पति का क्या मिलता, आश्रय मिलता, मैं पत्नी और साथ साथ में रहते। कहते ना कि पावस आएगी साहिबा बोलर लाग गया, मोर राजस्थानी में है डोला मारू में, कि पावस आएगी, पावस पास है बरसात री, तो पावस आएगी साहिबा बोलर लाग गया मोर, तू घर कंता आवे नहीं जोबन की तरह जोर। कहते हैं कि आप प्रीतम मेरे पास नहीं आते हो, मेरे आप पे मेरे क्या नहीं है, काबू नहीं है। तो यही बात यहाँ पे बताई है। पहला पद आज हमने चर्चा की, जो राजस्थानी भाषा में, प्राचीन राजस्थानी भाषा में जो यहाँ लिखित है ब्रजनारायण द्वारा संपादित ये पद है। और इनके लेखक है विशल देव राजसो के, लेखकों ने नरपति नालायन। तो कल फिर हम इनकी आगामी पद है उस पर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय क्या पढ़ना है। अब देखो दिसंबर चल रहा है, आज 18 दिसंबर हो गई, तैयारी करो अच्छी तरह से, अपने आप को उसी में लीन कर लो। एक पंक्ति आती है गुरु नानक साहब जी की, नानक राम रम 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 राम गत कीजिए, उसी में लीन हो जाओ। आप भी इसी में लीन हो जाओ, अपने आप को बिठाओ, है ना। कहते हैं मन जाता है तो जान दे दृढ़ कर रख शरीर, मन आपका बेचैन करता है, उठने को झट तैयार करता है बाहर चले, लेकिन आपको बैठना है, बैठोगे तो सुख पाओगे। ये आपके पास अवसर मिला है, समय मिला है, इस समय का क्या करो, सदुपयोग करो, तो आपकी बढ़ाई है। अन्यथा फिर हमें जो यहाँ जो सार वस्तु पानी थी वो वस्तु मिलेगी नहीं। फिर कहते ना सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब चीजें यहाँ होते हुए हम कर्महीन न बने। तो इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और क्योंकि जीवन है ये बड़ा अनमोल है, इसलिए सुरक्षित भी रहना है, साथ में अपना जो मुख्य ध्येय है पढ़ना है, तो वो भी अपने कार्य करना है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।